जैसा कि आज हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन और बीजांड में जो पराग नलिका का जो प्रवेश होता है वो कैसे होता है उसके बारे में हम लोगों ने जो मेन लेक्चर है उसमें चर्चा कर लिए हैं, और ये लेक्चर के बाद वाला रिवीजन क्लास है ना। तो आज हम जैसा कि स्टार्टिंग में पढ़े थे बीजांड में अंड नलिका का प्रवेश, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक, भ्रूण कोश में अंड नलिका का प्रवेश। कितने टाइप से बताया था मैंने? 3 टाइप। कितने टाइप में बताया था? अगर मान लो चलाजा से प्रवेश करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा गेमी? और अध्यावरण या बीज से एंटर करेगा तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? अगर माइक्रोपाइल वाले सिरे से प्रवेश करेगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन? पोरोगेमी। क्या बोलेंगे? तो यहां तक क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद मैंने बताया था डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन, ये सबसे ज्यादा कौन से पौधों में देखने को मिलेगी? एंजियोस्पर्मिक प्लांट या आवृतबीजी पौधों में पाई जाती है क्या? इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? नावासिन ने किया था क्या? कौन से पौधों में किया था? लिलियम और फ्रिटिलेरिया। किसमें किया था? इसको कितने भागों में डिवाइड किया अपन ने? 2 भाग। सबसे पहले निषेचन, उसके बाद त्रिशल्यन, फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल। पक्का? तो निषेचन की खोज सबसे पहले किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। किसने किया था? पक्का? इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलित होकर एक द्विगुणी संरचना का निर्माण करती है क्या? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसको युग्मनज या जाइगोट कहा जाता है क्या? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? इसके बाद आता है त्रिशल्यन। क्या आता है? त्रिशल्यन में आपको मालूम होना चाहिए एक जो नर युग्मक होता है द्वितीयक केंद्र के सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलता है क्या? अरे संलित होकर एक त्रिगुणी संरचना का निर्माण करता है कि नहीं? जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र। ये कैसे होगी? त्रिगुणित होती है क्या? अरे त्रिगुणित होती है कि नहीं? ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए जब इन दोनों को मिला दो तो उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में कितने केंद्रक का निर्माण होता है? 5। कितने केंद्रक का? यहां तक समझ में आ रहा है? अब इसके बाद अपन बात करेंगे एंडोस्पर्म। किसकी बात करेंगे? तो एंडोस्पर्म जो होता है आपको मालूम होना चाहिए त्रिगुणी संरचना होती है क्या? ये किससे विकसित होती है? केंद्रीय कोशिका से या सेंट्रल सेल से होती है क्या? और ये इस नेचर कैसा होगा? त्रिगुणित होता है। और ये विकसित हो रहे, डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को क्या करेगा? पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करेगा? इसका नेचर पे अलग अलग हो सकता है, नेचर के आधार पर। क्लियर हुआ सभी को? तो स्टार्च युक्त भ्रूणकोश किसमें पाई जाती है? फसलों में। किसमें? और इसी के साथ स्टार्च युक्त मतलब प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म किसमें पाई जाती है? फसलों में। लेकिन कौन सी फसल? मक्के में। किसमें? यहाँ तक समझ में आया? तेली युक्त एंडोस्पर्म किस किस में देखने को मिलेगी? कैस्टर और कोकोनट या अरेंडिया नारियल में हो सकता है क्या? इसके बाद क्या बताया था? सेल्यूलोजिक। क्या बताया था? सेल्यूलोजिक एंडोस्पर्म किस में देखने को मिलेगी? आइवरी फॉर्म। किसमें? अब उसके बाद हेमी सेल्यूलोजिक एंडोस्पर्म किस में देखने को मिलेगी? किसमें? डेट फॉर्म में। क्लियर हुआ सभी को? अब उसके बाद बताया था मैंने टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। क्या बताया था? ये कितने टाइप के होंगे? कितने टाइप के होंगे? एक बताया था फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बताया था? या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसी को बोलते हैं। क्लियर हुआ सभी को? इसमें जब भी एंडोस्पर्म विभाजित होती है, भ्रूणकोश विभाजित होती है, तो इसके साथ इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होता है क्या? नहीं होता है। क्या? नहीं होता। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। तो इसके एग्जांपल में क्या बताया था? कॉटन। क्या बताया था? और मक्का। क्या बताया था? मक्का या मेज या कैप्सुला बताया था। और नारियल का क्या? नारियल का क्या बताया था? मिल्क। नारियल के मिल्क को क्या बोलेंगे अपन? नारियल का पानी। क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद मैंने बताया था सेल्यूलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणकोश। क्या बताया था?
इसमें जब भी भ्रूण कोश का विकास होता है या विभाजित होती है तो इसमें क्या होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो एग्जांपल क्या क्या बताया था मैंने, कोकोनट क्या होगा, कोपरा, और क्या बताया था, पेटोनिया, और क्या, पेटोनिया, और यूट्रिकुलेरिया। क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद बताया था कौन सा, हेलोबियल, कौन सा, हेलोबियल एंडोस्पर्म, कौन सा, तो हेलोबियल में क्या होता है, इसमें ये दोनों के बीच का माध्यमिक होता है, मतलब इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका एग्जांपल एक बीजपत्री या मोनोकॉट बताया था। तो देखो फाइनली क्या होता है कि आपको बार बार कॉन्फिडेंस बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं हर लेक्चर में आपको बोल रहा हूँ, है ना, मतलब पूरा चीज तो चलो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको सर लोगों को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए, हमसे ज्यादा आपको चाहिए, आपका लक्ष्य है वो। हम तो एक पथ प्रदर्शक है कि आपको कैसे जाना है, कैसे चलना है। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल रिवीजन की क्लास में क्या अलर्ट रहें, अलर्ट रहें मतलब होश में रहें, है ना, मतलब जो चीज अगर मैं थोड़ा बहुत अगर गलत भी बोलूं तो आप तर्क करें कि सर ये चीज ऐसा, समझ में आ रहा है? तो आप प्रयास करें आने वाले लेक्चर में और अच्छा खूबसूरत रिवीजन होना चाहिए अपना, है ना, हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछे। तो कल के लेक्चर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना, और आप सभी लोग एक बार अपने अपने लिए तालियां बजा लीजिए। थैंक यू सभी को।